आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीएससी के एग्ज़ाम्स की, दो बड़े एग्ज़ाम जैसे यूपी पीसीएस और आरओ या फिर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, या फिर आपका मूड ही कर जाए भारत के किसी भी स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने को, तो आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री एक इकलौता ऐसा टॉपिक है जो कवर करता है। जैसे यूपी पीसीएस में 12 प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न? 12 प्रश्न सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाते हैं। अगर आप आरओ की परीक्षा देने जा रहे होंगे या कभी आगे भविष्य में होती है, तो आरओ की परीक्षा में 6 से 7 प्रश्न आते हैं। यूपीएससी माने संघ लोक सेवा आयोग 6 से 7 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से ज़रूर पूछता है, क्योंकि यही हमारा पार्ट है। जैसे जैसे समय बीता तो हम लोगों ने पाया कि मुगल हमारे देश में सिर्फ हमको बेवकूफ़ बना रहे थे। तो भाई आज के एग्ज़ाम के हिसाब से जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है और बीजेपी गवर्नमेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम अपने अपने देश में रहने वाले लोगों की ज़्यादा कद्र करने लगे थे। जैसे जितने भी क्रांतिकारी हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों ने उनसे संबंधित प्रश्नों को ज़्यादा देखा है। इस समय आने वाले 3-4 सालों में यही प्रश्न आते हैं। कैसे कि भैया हमारे देश के लोगों ने क्या किया, मुगलों ने क्या किया ये नहीं, अंग्रेजों ने क्या किया ये नहीं, हमारे देश के कौन कौन से बड़े लोग थे उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ भी है। तो मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है, जैसे मेडवल में हमारे यहाँ विदेशियों ने आक्रमण किया तो वो प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन मॉडर्न में क्या है, हमारे देश के लोगों ने देश को आज़ाद कैसे कराया, इस वजह से ये पार्ट बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 30 सालों में पूछे हुए वो सभी प्रश्न जो घुमा फिरा के यूपी पीसीएस में आएंगे, आरओ में आएंगे, संघ लोक सेवा आयोग में आएंगे कन्फर्म। और ये गारंटी भी है मेरी कि 90% प्रश्न सिर्फ रिवाइज होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, वो कहीं ना कहीं इसी से संबंधित होंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए मैं आपको बता दूं, कुल 1200 प्रश्न हैं इस वीडियो की प्लेलिस्ट में। ये एक कॉमन प्लेलिस्ट है जिसमें मैं हर सब्जेक्ट के पिछले 30 सालों में पूछे हुए प्रश्न पत्रों को कंप्लीट वीडियो बना के दे रहा हूँ, ताकि एग्जाम में जाने से पहले भैया एक शाम बैठिए, सुबह से शाम तक में पूरी वीडियो को देख डालिए, तो आप ये मान के चलेंगे कि 60 से 70 प्रश्न यूपी पीसीएस का यहीं से आएगा। यही रेशियो, कम से कम इतना ही रेशियो आपको आरओ में मिलेगा, और कम से कम 15 से 20 प्रश्न यूपीएससी के सीधे यहीं पे रहेंगे। यूपीएससी में प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी में 50 प्रश्न सही करने का मतलब आपका सिलेक्शन हो जाना। ठीक, तो चलिए शुरू करें। और 50 भी क्यों, आजकल तो 45-45 नंबर में, मतलब 90-90 नंबर कट ऑफ जा रही है यूपीएससी प्रीलिम्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। ये पहली वीडियो है इसीलिए मैं इतना बोल गया, अदरवाइज मैं बोलता नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग शुरुआत करते हैं भारत में जितनी यूरोपियन कंपनी आई थी उनके आने से। तो आपको पहले मैं ये ज्ञान दे दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री की ये वीडियो को आगे देखने से पहले मेरी जितनी प्लेलिस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट जो वीडियो है, क्लास की पीडीएफ है, क्लास की वीडियो है जो मैंने स्पेक्ट्रम से पढ़ा रखी है, वो बहुत बेहतरीन है। आप कृपया उसको देख के फिर उसको देखिए। तो मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, एक भी प्रश्न आप गलत ही नहीं करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो कब प्रश्न क्या है, यूरोपियंस का भारत में, यूरोपियन कंपनी का भारत में आना। तो मैं आपको बता दूं PDADF ये सीक्वेंस था। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, फिर कौन आए, देखिए सबसे पहले कौन आए, मैं आपको PDADF इसका एक शॉर्टेस्ट ट्रिक है, वही मैं आपको बता रहा हूं कि P का मतलब भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए। ये प्रश्न यहां से शुरू होता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की स्थापना, याद रखिए जब भी ये प्रश्न कितने आएंगे 25 से 30। तो पहला प्रश्न कहता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में इन कथनों को देखिए ध्यान से। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई, बिल्कुल सही बात है। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री पौंडीचेरी में स्थापित की गई, नहीं गलत बात है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। इसका क्या है, केवल एक सही है दूसरा गलत है। फ्रांसीसी लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में इस कंपनी की स्थापना हुई, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक, जिसे कंपनी देस इंडिस ओरिएंटलिस, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है तो इसको आप रट लीजिएगा। भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ खोली गई, सूरत में, वो भी 1668 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे पुर्तगाली आए तो पुर्तगालियों का पहला कौन गवर्नर था, उन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली। दूसरा प्रश्न, एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको पूर्व में व्यापार करने हेतु तो राजकीय अध्यादेश कब जारी किया, तो 31 दिसंबर 1600 को, याद रखिएगा 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ ने
पहला जो अपना वो किया कि जाओ भैया तुम लोग ईस्ट साइड में जाओ और व्यापार करो। निम्न में से किसने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी अधिकार को प्रदान किया? तो इलाहाबाद की संधि, याद रखिएगा 2 संधि हुई थी इलाहाबाद में। एक तो इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 को हुई, ठीक, शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दिए। और दूसरी संधि हुई 1765 में 16 अगस्त में, इसमें अवध के नवाब सिराजुद्दौला और क्लायू के बीच में समझौता हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब मेरी आपको ये सलाह है कि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एक एक प्रश्न को बहुत आराम से पढ़िएगा। मैं भी आपको एक वीडियो में 150 प्रश्न पढ़ाऊंगा, उससे ऊपर नहीं पढ़ाऊंगा, हो सकता है 100 ही पढ़ाऊं। तो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो याद रखिए पुर्तगाली में सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा था, ठीक। सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मीडा था। कौन था? अल्मीडा। तो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट, याद रखिए मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट को ये वाला सिद्धांत किसने कहा कि जागीर संकट की वजह से मुगल लोग जो है वो खत्म हो गए? तो ये कहा सतीश चंद्रा जी ने, ठीक है ना। ये किसने कहा? सतीश चंद्रा जी ने। अब सामने देखिए किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को 1830 में कहाँ भेजा था? अपने दूत के रूप में विलियम चतुर्थ के दरबार में। ये भी एग्जाम में आता है, ठीक। यहाँ देख लीजिए बहादुर शाह जफर के विषय में कौन सा सही नहीं है? वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन प्राप्त करता था, ऐसा नहीं है। 1 लाख नहीं, मैं आपको दिखा दूं कि वो कितनी 15 लाख, याद रखिए अतिरिक्त संपत्तियों के किराए के रूप में 15 लाख रुपए कंपनी से प्राप्त होता था। और 1200 रुपए, याद रखिएगा बहादुर शाह जफर को 1 लाख रुपए पेंशन और 1200 रुपए प्रतिमाह पारिवारिक व्यय के लिए, ठीक है ना। तो निम्न में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की? तो अजीजुद्दीन ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और, अब जब मैं कहूँ मॉडर्न हिस्ट्री में हर प्रश्न अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार वही आता है, नया तो कुछ है नहीं। तो जहांदार शाह राज सिंहासन के पर बैठा किसके मरने के बाद? बहादुर शाह प्रथम के मरने के बाद। अगला, किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? तो जहांदार का ही शासन सबसे कम था, याद रखिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बज मतलब बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, ठीक, फर्रुखसियर, ठीक, ऐसे सीक्वेंस चला। किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो मोहम्मद शाह ने प्रदान किया। अब आ जाता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ पहला व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? तो पी, सबसे पहला पी, याद रखिएगा सबसे पहले PDADF। अगर मैं आपको बता दूं पी का मतलब पुर्तगाली, डी का मतलब डच, ए का मतलब अंग्रेज, डी का मतलब डेन, एफ का मतलब फ्रांसीसी। तो भारत में याद रखिए सबसे पहले पुर्तगाली आए और ये भी आपको रटे रहना चाहिए कि सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे, ठीक। अगला आ जाइए, उस शासक का नाम बताइए जिसमें वास्को डिगामा जो कि एक पुर्तगाली था उसका कालीकट में स्वागत किया। तो वो था जमोरिन। 1498 में जो वास्को डिगामा था वो भारत आया। इसके पहले मैं आपको बता दूं कोलंबस भारत की खोज करने निकला लेकिन नई दुनिया में पहुंच गया, अमेरिका नाम दे दिया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था वो अल्बुर्क था। पहला संस्थापक अल्मीडा था, मतलब पहला गवर्नर अल्मीडा था, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो अल्बुर्क था, ठीक है ना। जरा ये भी आप देख लीजिए, भारत में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग 1503 में कोचीन में, ये प्रश्न 3 से 4 बार आया है। 1503 में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग बनाया, याद रखिएगा क्या बनाया? पहला दुर्ग बनाया 1503 में, और दूसरा दुर्ग 1505 में कन्नूर में बनाया। 1510 में बीजापुर शासक आदिल शाह से गोवा को छीना पुर्तगालियों में और उसको अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है ना। अब और आगे देख लीजिए। अच्छा, अल्बुर्क 1509 में भारत आया था, इस प्रश्न में ये भी आपको याद रखना है। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनवाया? तो फिर वही सेम चीज़ कोचीन में बनवाया। कौन सा भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? तो याद रखिए पीटर मुंडी कहाँ का नहीं था? पुर्तगाल का नहीं था। जबकि बारबोसा हो गया, पायस हो गया, न्यूनीज, ये सब क्या थे? पोर्चुगीज थे। भारत की बंगाल की निम्न फैक्ट्री में से कौन से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? तो पता होना चाहिए हुगली जो है वो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। 1503 में पहली फैक्ट्री कहाँ पे? कोचीन में, ठीक। 1505 में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में,
और इस प्रश्न की बात करें बंगाल में पहली फैक्ट्री, तो बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित हुई, ठीक है ना, याद रखिएगा। बंगाल में पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने हुगली में स्थापित करी। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया, तो चिंसुरा का जो कारखाना था वो डचों ने स्थापित किया था। मैं बता दूं PDADFP का मतलब पुर्तगाली, डी का मतलब डच, ए का मतलब अंग्रेज, डी का मतलब डेन, एफ का मतलब फ्रांसीसी। इस सीक्वेंस में मतलब फॉरेनर्स जो यूरोपियंस थे वो भारत आए, ठीक। अगला, निम्न यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सबसे पहले सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया, तो अंग्रेज ही थे जो 1613 में सूरत में परमिशन लेके, किसकी परमिशन लेके, जहांगीर की, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी तो उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था, एलिजाबेथ प्रथम थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो प्रश्न आता है, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी तो उस समय भारत का शासक कौन था, ये आपको पता होना चाहिए। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उस समय भारत का शासक कौन था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दो प्रश्न अलग अलग है। तो पहला प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो इंग्लैंड का शासक कौन था, तो एलिजाबेथ वन थी। उस समय भारत का शासक, जिस समय ये कंपनी बनी 31 दिसंबर 1600 में, तो भारत का शासक था अकबर। लेकिन जब वो कंपनी भारत आई तो भारत का शासक था अकबर का बेटा जहांगीर, ठीक है ना। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थापित है, तो पता होना चाहिए तमिलनाडु में, मद्रास में, ठीक है ना। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर लिया मद्रास को, ठीक है ना, और एक किलाबंदी कोठी बनाई, अपने आप को बचाने के लिए किलाबंद कोठी बनाई, जिसका नाम क्या बना, फोर्ट सेंट जॉर्ज। निम्न में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार दिया, वो था शाह आलम द्वितीय, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, मैं कोशिश करूंगा कि जब आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, या मैंने ऑलरेडी जो पीडीएफ दिया है उसको मैं एडिट करके सही पीडीएफ आपको दे दूंगा, फिर भी देख लीजिए। प्रारंभ में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था, प्रारंभ में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का सिर्फ लक्ष्य था व्यापार करना, लेकिन उन्होंने देखा कि भारत वाले आधा पगले हैं, आपसे में लड़े जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा लाओ अच्छा इन पे भी वो कर लेते हैं। कौन से स्थान पर, निम्न में से कौन से स्थान पर ये क्या है कि शासनकाल में औद्योगिक क्षेत्र नहीं थे, याद रखिए इलाहाबाद ग्वालियर औद्योगिक क्षेत्र नहीं थे, ठीक है ना। अगला ये प्रश्न यहाँ पे अब ठीक हुआ, ये क्या है, निम्न व्यापारिक शक्तियों में से 1717 में चुंगी कर से छूट किसे दे दी गई, तो अंग्रेजों ने, ठीक। ये किसने दी, फर्रुखसियर ने दी, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, 1717 में अंग्रेजों को चुंगी कर में छूट दी किसने, फर्रुखसियर ने दी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, फ्रांसीसी दक्कन में अपनी शक्ति क्यों नहीं स्थापित कर पाए, क्योंकि अंग्रेजों की फौज ज्यादा शक्तिशाली थी, ठीक। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, तो लुई 14वें में, 3-4 बार आया है प्रश्न, लुई 14वें के समय पे हुआ। एक्स लॉ शापेल, मेरी बात मैं फिर से बता दूं, आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि मॉडर्न हिस्ट्री के सारे वीडियो की प्लेलिस्ट जो मैंने एक बना रखी है, आधुनिक भारत का इतिहास बाई मानस पांडे, ज़रूर देख लीजिए। जो उसके टॉपिक बचे हैं मैं सब पूरे करा दूंगा इसी वीडियो के जस्ट बाद। आपको वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी है। देखिए, जब आप मुझसे पूछें कि हिस्ट्री में ज़्यादा क्या पढ़ना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, कन्फर्म पढ़ना है, ठीक। जियोग्राफी में ज़्यादा क्या पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है इंडियन जियोग्राफी ज़्यादा पढ़नी है, क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी फिक्स है, वही आनी है हर बार, कुछ अलग से नहीं आना। 30 साल का पेपर रट के जाइए वही आएगा। पॉलिटी में सिर्फ आपको पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत और क्या पढ़ना है, वो सब पढ़ना है। तो ये सब मैं बता रहा हूँ आपको, आप इसी को फॉलो करिए। एक्स लॉ सैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्न कथनों पे से कौन से सही है। पहला, कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई, बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया, ये भी बिल्कुल सही जवाब है, तो दोनों सही है, ठीक। अब देखिए अगला, वांडी वॉश का युद्ध कब हुआ, 1760 में हुआ, और उस युद्ध में ब्रिटिश ने किसको हराया, फ्रेंच को हराया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को वांडी वॉश में हरा दिया। देखिए कथन और उसका कारण, एक को कथन दूसरा कारण। मैं फिर से बता दूं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा आपको 20 से 25 यूपी पीसीएस में दिखेंगे, ठीक, और आपको आरओ में 15 से 20 के आसपास दिखेंगे, ठीक। तो ये आपको समझना है कि ऐसे जैसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई, सही है, बिल्कुल सही है। क्यों असफल हो गई, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरियां थी, बिल्कुल सही बात है। फ्रांसीसी कंपनी इसलिए असफल रही क्योंकि वहां पे संरचनात्मक कमजोरियां थी। सबसे बड़ी बात, ये गवर्नमेंट के द्वारा भेजी गई कंपनी थी, तो गवर्नमेंट के लोग तो अय्याश होते ही, वो तो काम वैसे भी नहीं करना चाहते। लेकिन इंग्लैंड की कंपनी गवर्नमेंट की नहीं थी, पहले प्राइवेट कंपनी थी, फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उसको अपनाया, तो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड थी, इसलिए अंग्रेज भारत पे इतना लंबे समय तक चल पाए, ठीक। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था, देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब ब्रिटिश इंडिया
इंडिया कंपनी बनी तो उस समय भारत में कौन बादशाह था? अकबर था। लेकिन जब कंपनी भारत आई तो उस समय अकबर का बेटवा जहांगीर भारत था, ठीक है ना। PDADF यही है जो भारत में आने का क्रम है, रट लीजिए इसको। PDADF पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में दुर्गीकरण फैक्ट्री का प्रायोजन किसका रक्षा करना था? याद रखिए, माल गोदाम को, चीज़ों को अपने आप को बचाना और माल गोदाम की सुरक्षा करना भी शामिल था। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में ईसाई मिशनरी सबसे अधिक सक्रिय थे? बंगाल और असम में, ठीक। भारत में मुद्रणालय लाने वाले पहले कौन थे? मुद्रणालय मतलब टकसाल, जहां से पैसा छपता है, वो सबसे पहले पोर्चुगीज थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। शुरू में ये केवल धर्म ग्रंथ छापते थे ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान क्या था? आगरा था। असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना 1839 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। असम कंपनी, इसका नाम भी एक बार पूछ रखा है। कितनी पूंजी लगी थी? तो 5 लाख। ये सब क्यों ज़रूरी है मैं आपको ये भी बता दूं भैया, ये मॉडर्न हिस्ट्री और यहाँ से बार बार प्रश्न आएगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आया सूची से मिलान कराना है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे पौंडीचेरी पे किसका राज था? याद रखिए, पौंडीचेरी किसके अधीन थी? फ्रेंच लोगों ने पौंडीचेरी को कब्जाया था। भारत के पौंडीचेरी को किसने कब्जाया? फ्रेंच ने कब्जाया। गोवा किसके कब्जे में था? पुर्तगालियों ने। मैंने आपको बताया था ना, 1510 में आदिल शाह से गोवा छीन लिया था पुर्तगालियों ने, तो पुर्तगालियों ने गोवा को कब्जाया, ठीक। ट्रैंकोबार डेन ने अपना कहाँ? त्रावणकोर या ट्रैंकोबार बनाया। और बचा क्या? डच ने अपने आप को कहाँ सेटल डाउन किया? मद्रास में सेटल डाउन किया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देख लीजिए, ये देखिए सब कुछ वही है। अगला स्वायत्त मतलब अब क्या हुआ, जैसे जैसे मुगलों की पकड़ कम होती गई, मुगलों का शासन जैसे जैसे कमज़ोर होता गया, तो लोगों ने अपने स्वतंत्र राज्य बनाने शुरू कर दिए, ठीक। स्वतंत्र राज्य कैसे बनाए? तो 1 बाय 1 सबसे पहला राज्य मतलब मैं बताने जा रहा हूँ वो है अवध। सफदर जंग के पश्चात निम्न में से कौन अवध का नवाब बना? तो शुजाउद्दौला। 1754 में सफदर जंग की जैसे ही मौत हुई तो शुजाउद्दौला को फैजाबाद की नवाबी मिली। वहां पे क्या बन गया? सही मायनों में पहला नवाब शुजाउद्दौला था। निम्न में से कौन अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? फैजाबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस समय फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या नगर निगम कर दिया गया है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे सरकार यहीं पे आ रहे हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की पहली राजधानी थी? फैजाबाद। रट डालिए, ठीक। जरा यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है? इनमें सही कालक्रम के अनुसार आपको सेटल डाउन करना है। तो नरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू दी अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, ये पहले सबसे बनी, बिल्कुल सही बात है। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849, ये दूसरे नंबर पे थी। और आउटरम रिपोर्ट, इनका यही सही सीक्वेंस है, ठीक है ना। कौन सा एक भारतीय राज्य अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? तो अवध। याद रखिए, भारतीय राज्य अवध अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था। इसको अंग्रेजों का बफर स्टेट राज्य था, याद रखिएगा, जिसका अंग्रेजों ने जैसे चाहा वैसे यूज किया, ठीक है ना। अगला अहमद शाह ने 1748 में सफदर जंग को किस पद पर नियुक्त किया? तो साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था, ठीक है ना। अब आ जाइए मैसूर के लिए। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की किसने स्थापना की? तो हैदर अली। हैदर अली और टीपू सुल्तान में हैदर अली ज़्यादा समझदार था। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम, ठीक, श्रीरंगम, ठीक। ये सारे प्रश्न मैं आपको बता दूं, एक एंग्लो वार, एंग्लो मतलब से आंग्ल मैसूर युद्ध हो, चाहे आंग्ल कर्नाटका युद्ध हो, चाहे आंग्ल अफगान युद्ध हो, चाहे आंग्ल नेपाल युद्ध हो, चाहे आंग्ल वर्मा युद्ध हो, ये सारे युद्धों में से कम 1 या 2 प्रश्न पक्का आते हैं, मतलब 300%। और इसके लिए आपको कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट बनाई है क्लास की, सब्जेक्ट की मॉडर्न हिस्ट्री की, आप उसको पढ़ डालिए, सब मिलेगा, कुछ नहीं भागना, बहुत बढ़िया बना रखा है, ठीक है ना। निम्न में से एक सही सुमेलित क्या है? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य में मर गया था, ठीक है ना, निपट लिया था, ठीक। अब आ जाइए अगला। निम्न कथनों में से कौन सा एक टीपू सुल्तान के बारे में सही सत्य नहीं है? उसमें सामुद्रिक सेना नहीं बनाई, ये गलत बात है, उसने बनाई, समुद्र की सेना बनाई, ठीक है ना, और लेफ्टिनेंट रिपो को अपनी नौकरी में नियुक्त भी किया। टीपू सुल्तान के निम्न पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौते में अंग्रेजों को कौन नहीं दिया गया? फतेह हैदर नहीं दिया गया। पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किसका था? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में वेलेजली ने कहा था, ठीक है ना। अगला आ जाइए। अब देखिए, वही जो मैं आपसे कह रहा था कि एक एंग्लो वॉर जरूर आती है, इसके लिए आप यहाँ देख लीजिए कितने एंग्लो वॉर हुए हैं?
तो पहला, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है ना। तो आंग्ल मैसूर युद्ध भी आपको पढ़ना है। इसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ कहीं जाइए मत, आराम से मेरा वीडियो देखिए, आप रट जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना। अब आ जाइए पंजाब। गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार था क्या? जाति व्यवस्था पर। गुरु नानक भगवान जो थे वो जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर। रणजीत सिंह जी पे बार बार याद रखिए, प्रश्न जरूर आ जाता है। इनकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी, ठीक है ना। और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। सिखों द्वारा पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रथम सिंह सभा का अध्यक्ष कौन का, मतलब प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो वो अमृतसर से हुआ। और देख लीजिए, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी पीसीएस का प्रश्न है, ये रिसेंटली पूछा हुआ, ठीक। रणजीत सिंह के राज्य में कौन सम्मिलित था? तो वो था श्रीनगर। याद रखिए, कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, लाहौर, ये रणजीत सिंह के राज्य में। रणजीत सिंह जी पे बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। ये किसने कहा? रणजीत सिंह। एक आंख चली गई थी इनकी। कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किससे प्राप्त हुआ? तो शाह शुजा से रणजीत सिंह जी को ये हीरा प्राप्त हुआ। दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर कब हस्ताक्षर किया? तो 29 मार्च 1849 में। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? तो दीनानाथ। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे? तो ये सभी, गुलाब सिंह, ध्यानचंद, सुच्चा सिंह, जितने के जितने हैं सभी। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में अब बंगाल की बात आती है। बंगाल के नवाबों की राजधानी कहाँ पे थी? मुर्शिदाबाद, ठीक है ना। अब जरा सा यहाँ देखिए, ये कौन था? तो ये है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखिए, मोहम्मद रजा खान बंगाल का दीवान था। ये गलत लिखा है। मोहम्मद रजा खान क्या है? बंगाल का दीवान था। और राजा शिताब राय बिहार का दीवान था। बाकी का जगत सेठ मुर्शिदाबाद का सेठ था, ये सही है। राय दुर्लभ बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष था, ये सब सही है, ठीक है ना। बंगाल में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों के नवाब पद को बनाए रखा, क्योंकि वह सोचते थे कि यह अव्यवस्था भी उनके हितों के साथ संगत नहीं हुई है, ठीक है ना। 23 जून इंपॉर्टेंट है, 23 जून की डेट भी याद रखिएगा। मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण क्या आया? मोड़। समय नवाबों के, देखिए जब अंग्रेज ने एक बार जीत लिया तो उन लोगों ने प्लासी युद्ध के बाद इन लोगों के अधिकारों को, नवाबों के अधिकारों को खत्म करना शुरू कर दिया। कलकत्ता का कौन संस्थापक था? तो जॉब चारनाक था, ठीक है। निजामुल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो हैदराबाद की, जिस आदमी का नाम था चिनकिलिच खां। तो निजामुल मुल्क उर्फ चिनकिलिच खान ने हैदराबाद की स्थापना की। गवर्नर ने, देखिए इधर, गवर्नर जनरलों में किसने बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। निम्न में से किसे फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी गई? तो मोहम्मद शाह को। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको डर लगता है किसी भी, जैसे आपको ये पता होना चाहिए जितने गवर्नर जनरल्स भारत में आए उन सब की ट्रिक अगर आप बोल रहे हो, तो जो मैंने आपको बताया है बहुत बढ़िया सी वीडियो में बता रखा है, आप उसे रटिए, समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि, मैंगलोर की संधि, 84 में सालबाई की, 1782 में, और 1769 में किसकी संधि हुई? मद्रास की संधि हुई। तो ये लगा पहला पार्ट। कैसा रहा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। बिना समय बर्बाद किए हुए मैं बता दूं कि अब डेली 2 से 3 वीडियो लॉन्च होंगे।